नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। आज हम लोग इस वीडियो में जो ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही है वर्ग 6 के एमसीक्यूज़ की, उसकी एक अंतिम वीडियो है। अंतिम वीडियो है, इससे जो पीछे आने वाले जो जितने भी वीडियो हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध आपको मिलेंगे। उसके अलावा भी वर्ग 6 के जो साइंस की एमसीक्यू की वीडियोज़ हैं उसके लिंक भी आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप दूसरी बार देख रहे हैं यानी हर बार देखते हैं और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे ऊर्जा मिलेगी कि मेरे साथ इतने सारे लोग खड़े हैं। मैं आप ही के लिए के ये वीडियो बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ ताकि आपको लाभ हो। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, यदि नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और ये देखते हैं। ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ, ये सारे के सारे वीडियो जो हैं ये एमसीक्यूज हैं, हर तरीके के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। आज छठी क्लास का जो ज्योग्राफी का एमसीक्यूज़ का ये श्रृंखला जो आज ख़त्म हो जाएगा और आगे आने वाले दिनों में 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सबके सभी विषयों के एमसीक्यूज़ मैं आप तक लेके आता रहूँगा, एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ों को जो आपके लिए उपयोगी होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम, जलवायु, तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ यह कह रहा है कि दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, ये दिन प्रतिदिन है यानी टेम्पररी परिवर्तन है, तो इसको कहा जाता है मौसम। अक्सर हम लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और हम ये अक्सर समझ जाते हैं कि मौसम और जलवायु दोनों एक है, जबकि एक नहीं है। तो मौसम की परिभाषा अगर देनी होगी तो मौसम की परिभाषा क्या है? यानी वायुमंडल में होने वाले दिन प्रतिदिन के परिवर्तन को मौसम कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ उत्तर क्या होगा? मौसम। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसी बड़े इलाके के वायुमंडल का औसत मौसम है जो कि एक लंबे समय तक बना रहता है, क्या कहलाता है? यहाँ कह रहा है कि किसी एक बड़े इलाके का वायुमंडल का औसत मौसम, किसी वायुमंडल का औसत मौसम जो लंबे समय तक बना रहता है, क्या कहलाता है? तापमान, मौसम, जलवायु या इनमें से कोई नहीं? तो वह कहलाता है आपको जलवायु। यानी दिन प्रतिदिन वाला जो वायुमंडल में बदलाव होता है उसको मौसम कहते हैं, और बहुत दिनों तक के औसत मौसम को आपको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ यह एक चीज़ देखी जाए तो हमें एक चीज़ निकल के हमारे सामने आएगा। अगर देखा जाए तो मौसम जो है यह आपको अस्थायी है, यानी ये बदलता रहता है, ये अस्थायी है। और जलवायु क्या है? यह अस्थायी है। चूंकि मौसम अस्थायी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मौसम जो है वो बदलता रहता है दिन प्रतिदिन के हिसाब से, लेकिन जलवायु किसी क्षेत्र का वो अस्थायी रहता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न की तरफ जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले घटक हैं। मौसम और जलवायु को प्रभावित क्या करता है? तापमान करता है क्या? वर्षा करता है क्या? सूर्य का विकिरण करता है? तो अगर देखा जाए तो किसी भी वायुमंडल का, किसी भी इलाके का अगर मौसम और जलवायु है उसको प्रभावित आपको तापमान भी करता है, वर्षा भी करता है और सूर्य का विकिरण भी करता है। तो उत्तर क्या होगा हमारा? उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारे सामने है और यह प्रश्न क्या है? भारत के प्रमुख मौसम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी एक सुमेलित नहीं होगा और 3 सही सुमेलित होगा। आइए देखते हैं। अब देखते हैं क्या है इसमें। क्या है? दिसंबर से फरवरी, आपको दिसंबर से फरवरी क्या ठंडा मौसम होता है यानी सर्दी का मौसम। मार्च से मई गर्म मौसम होता है। जून से सितंबर वर्षा का मौसम होता है। अक्टूबर से नवंबर वसंत का मौसम होता है। अगर इसमें देखा जाए तो आप देखिएगा अक्टूबर से नवंबर में जो है ना वसंत का मौसम नहीं होता है, यानी यही एक सही है। हमारे यहाँ खासकर चूंकि दक्षिण भारत में जो है वहाँ टेम्परेचर
ज़्यादा नहीं बदलता है, चूँकि वो समुद्री तटीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो समुद्र के किनारे रहने वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ जो मौसम जो है ना हमेशा एक तरह का बना रहता है, वहाँ सर्दी नहीं पड़ती। तो दिस हम तो इसको जो रखा गया है इस प्रश्न को, और इस प्रश्न के मौसम का संदर्भ जो है उत्तरी भारत से है। दिसंबर से फरवरी में हमारे यहाँ ठंडी रहती है, मार्च से मई में हमारे यहाँ गर्मी रहती है, और जून से सितंबर में आपको वर्षा का मौसम आरंभ हो जाता है, जून से शुरू हो जाता है। क्लियर है? ये नहीं कहना है जुलाई में बड़ा तो गर्मी पड़ता है, लेकिन मानसून का जो कार्यक्रम है ना वो शुरू हो जाता है, ये औसत है। ठीक है ना, यह ध्यान रखना है। तो यहाँ अब ध्यान देखने की जरूरत है कि अक्टूबर नवंबर में क्या होता है भाई, जब बसंत का मौसम यहाँ नहीं होता है तो यहाँ होता है ये शरद ऋतु होता है, ये शरद है, मतलब मानसून का जो है ना, मानसून के लौटने का समय होता है। क्या होता है वो? मानसून के लौटने का समय। मानसून क्या करता है? लौटता है इस समय। और मानसून लौटते हुए कहाँ आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश करते जाता है। तो क्लियर है? अगर अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है, हमारे यहाँ से मानसून लौटता है। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न हमारे सामने है कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। अभी मैंने बताया ही, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में भी होती है, यहाँ चूंकि विकल्प में तमिलनाडु है, हम तमिलनाडु मारेंगे, और तमिलनाडु में होती है वर्षा। यहाँ से हमारी तरफ से जो लौटता है ना मानसून, तो आपको बारिश वहाँ होती है। आइए देखते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अरबी से, फारसी से, लैटिन से, या संस्कृत से। मानसून शब्द जो है इसकी उत्पत्ति जो है आपको अरबी शब्द से हुई है, और मानसून जो है ना ये मौसम शब्द से बना है। किससे? मौसम शब्द से। मौसम से बना है। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम का अर्थ क्या होता है? मौसम। क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ होता है आपको मौसम। तो ये अरबी से बना है मानसून शब्द। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। भारत के जलवायु के संबंध में कौन कथन सत्य है? अब देखिएगा, इसमें कथन सत्य पूछ रहा है, तो कई प्रश्नों के उत्तर इसमें हमको मिलेंगे। कह रहा है पहला ऑप्शन, भारत की जलवायु मानसूनी है। दूसरा ऑप्शन है, भारत कर्क रेखा के समीप है। भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो अगर हम लोगों ने पिछले वीडियो को अगर देखा होगा तो भारत की जलवायु क्या है? मानसूनी है। और ये प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने कई बार देखा है। भारत कहाँ है? कर्क रेखा के समीप है। और कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं ना। और आपको चूंकि विषुवत रेखा के नज़दीक हम लोग आपको हैं उत्तर की तरफ विषुवत रेखा से, तो वो कौन सा एरिया माना जाता है? उष्णकटिबंध का एरिया माना जाता है। उष्णकटिबंध का एरिया कितना माना जाता है? 23.5 डिग्री आपको दक्षिण से लेके 23.5 डिग्री आपको उत्तर तक के एरिया को हम क्या मानते हैं? उष्णकटिबंध का क्षेत्र मानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री आपको ये जो है उत्तरी, और 23.5 डिग्री दक्षिण को क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। ठीक है, तो हम लोग जो आते हैं यहाँ आपको 0 डिग्री आपको विषुवत रेखा होती है, तो हम लोग जो आते हैं इस एरिया में, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी और 23.5 डिग्री उत्तरी के बीच का जो ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय होता है, और हम लोग इसी में आते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, यानी उपरोक्त सभी सारे के सारे उत्तर जो है वो सत्य है। क्लियर है? आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। तटीय क्षेत्रों जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु होती है कैसी? कैसी होती है? मध्यम, कठोर, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है ना जितने भी तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ की जलवायु जो है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है, वहाँ होता है बीच बीच में ना। एकदम कठोर का मतलब क्या होता है? एकदम कोई चीज़ पड़ेगा एकदम दबा के पड़ेगा। गर्मी है दबा के, नहीं तो कठोर नहीं है। क्या है? तटीय क्षेत्र की क्या होती है? मध्यम होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्यम। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक है। किसी स्थान की जलवायु किस चीज़ से निर्धारित होती है? स्थान की स्थिति से, समुद्र तल की दूरी से, उच्चावच से, या उपरोक्त सभी से। तो किसी भी स्थान की जो जलवायु है वो उस स्थान की स्थिति से भी, यानी कहाँ अवस्थित है,
उसकी समुद्र तल से कितनी दूरी है, वहाँ उच्चावच की स्थिति क्या है, इन सब से निर्धारित होती है। किससे? इन सब से निर्धारित होती है। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे जरूर करूँगा, कोई प्रश्न यही है, सेम नहीं एग्जाम में छपता है, इससे संबंधित आपको इसी को घुमा फिरा के पूछता है। उसके अलावा जो मैं बोलता हूँ उन चीज़ों को भी नोट कीजिए। एक प्रश्न के उत्तर में कई सारे डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेनेशन को भी आप सुनिए। और क्या है, एक प्रश्न में कई सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन में उत्तर आ जाता है, तो उसको देखना भी और सुनना भी बहुत जरूरी होता है। आइए आपको देखते हैं 10वां प्रश्न। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, उदयपुर, ऊटी या मासिनराम? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम, और ये कहाँ है? ये मेघालय में। पहले हम लोग बच्चे थे उस समय माना जाता था, कहा जाता था कि चेरापूंजी में होता है, और मासिनराम मेघालय में है। मैं यहाँ गया हूँ, कुछ दिन पहले ही मैं घूम के आया हूँ यहाँ से, तो चेरापूंजी के पास में ही है मासिनराम। ठीक है, तो मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है और ये मेघालय राज्य में है। चलिए 11वां नंबर प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन निम्न में से कहाँ नहीं है? ये पूछ रहा है कि कहाँ नहीं है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाटियों में, हिमालय प्रदेश में। यह कहाँ नहीं है? तो इसका मतलब है 3 ऐसे जगह हैं जहाँ यह होगा। तो न है कहाँ नहीं? आपको हिमालय प्रदेश में ये नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी तरह से ये आपको शीतकटिबंधीय है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट में है, हिमालय क्षेत्र में आपको नहीं है। क्लियर? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न। हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हमारे देश में अधिकांश भाग में, हमारे देश में पूछ रहा है ये। ठीक है, अब देखिए एक और चीज है, पिछले प्रश्न में एक था कि ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सदाबहार वन। इसी को सदाबहार वन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वन। तो कहीं अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए, इस उष्णकटिबंधीय वन की जगह आ जाए कि सदाबहार वन कहाँ नहीं होते हैं, चाहे कहाँ होते हैं, और इन तीनों में से कोई एक दे देगा, तो आंसर आप मार दीजिएगा। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ही हम सदाबहार वन कहते हैं। क्लियर है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न। 12वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसको हम सदाबहार वन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, या पर्वतीय वन, या मैंग्रोव वन। तो हमारे यहाँ जो पूरे भारत में जो अधिकांश भाग में जो पाया जाता है वो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, अब इसी को क्या कहा जाता है? मानसूनी वन। इसको क्या बोला जाता है? मानसूनी वन बोला जाता है, इसको मानसूनी वन कहा जाता है। ठीक है, किसको? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को। इसको क्या कहते हैं? सदाबहार वन। और उष्णकटिबंधीय आपको पतझड़ लग जाए तो मानसूनी, और वर्षा लग जाए तो वो सदाबहार। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी वन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन कहते हैं। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कौन वन है? मानसूनी वन है, यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा है, यानी अधिकांश है। क्लियर है? आइए देखते हैं 13 सुमेलन है, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, मैंने सबको एक जगह रख दिया है। और ये आपको पौधों के हैं, ये वनस्पति हैं, पौधे हैं, और ये कहाँ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं उसी की बात है। और इससे प्रश्न बनते हैं। इससे ये 4 प्रश्न अपने आप से बन सकते थे, लेकिन चारों को नहीं बने, एक जगह इनको कलेक्ट कर दिया है। पूछता है ये वाला पूछता है, ये वाला सब पूछता है। ये दोनों कम भले पूछे लेकिन पूछता चारों है, लेकिन इन दोनों के पूछने की मात्रा ज़्यादा है। रोजवुड और मोहगनी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो रोजवुड और मोहगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, यानी वर्षा वन में पाए जाते हैं रोजवुड और मोहगनी। क्लियर है? उसके बाद पीपल और नीम, ये कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। पीपल और नीम आपको पतझड़, देखते हैं ना, पीपल का पत्ता झड़ जाता है बसंत में, तो पतझड़ से याद रखिए पीपल को, काम खत्म है। रोजवुड, मोहगनी, ये क्या है? ये फूल एक तरह के हैं,
तो ये कहाँ, जहाँ बारिश वारिश होगी, सदाबहार रहेगा, एकदम पूरा बहार रहेगा, वही ना होगा। इसको याद रखने का तरीका वही है। अब देखिए खैर और बबूल, ये क्या है, कांटीदार झाड़ियाँ हैं, हमको पता है ये झाड़ी है। उसके बाद आता है ये सब चीज़, पाइन और देवदार जहाँ भी होंगे वो पर्वतीय क्षेत्र होगा। तो पाइन और देवदार जो है ये पर्वतीय वनस्पति आपको हैं, तो वहीं ये पाए जाते हैं। क्लियर है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं 14 वाला, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया। हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। यहाँ हमने दो प्रश्न को देख लिए। और इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया गया, 50 में किया गया कि 73 में किया गया कि 53 में किया गया कि 71 में किया गया। तो इसको याद रखने की जरूरत है कि बाघ को 1973 में आपको बाघ बचाने की परियोजना लाई गई और बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया ताकि बाघों को बचाया जा सके। आइए देखते हैं, याद रखना है इसको, लेकिन 73। आगे देखते हैं। हाँ, अब ये है 15वां प्रश्न, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, इसका कोई एग्जैक्ट तिथि नहीं है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के अंतिम सप्ताह में या जनवरी के अंतिम सप्ताह में। तो आपको वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, वो कोई भी भले तारीख पड़े, ठीक है, आपको मनाया जाता है। क्लियर, अक्टूबर के पहले सप्ताह मनाया जाता है। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गिरवन, सुंदरबन। हम लोग को लगभग बहुत बार पढ़े हैं हम लोगों ने, गिरवन में शेर पाए जाते हैं। तो कहाँ गिरवन, ये कहाँ है, ये आपको गुजरात में है। कहाँ है, ये गुजरात में है। क्लियर है, तो एशियाई शेर ध्यान रखिएगा, एशियाई शेर विश्व में बस एक ही जगह पाए जाते हैं हमारे भारत में, वो कहाँ पाए जाते हैं, गिरवन। कंफ्यूज नहीं हो जाना है हम इसको, इसके लिए। क्लियर है, चलिए, एक सींग वाले गेंडे भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं। वो पाए जाते हैं आपको कर्नाटक में, असम में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा असम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। क्लियर है, आइए आगे देखते हैं और हम 18वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या है, भारत में जंगली बकरी कहाँ पाया जाता है। जंगली बकरी देखिएगा, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय के क्षेत्र में, गिरवन में। अभी हम लोगों ने पता कि इसमें तो शेर पाया जाता है, तो यह जो बकरी है ये पाया जाता है हिमालय के क्षेत्र में। कौन, जंगली बकरी। जंगली बकरी कहाँ पाया जाता है, हिमालय के क्षेत्र में। ये सारे के सारे एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, ये मत समझिए कहीं से लेके आऊँ, मैं एनसीईआरटी से ही सारे उठा के ला रहा हूँ। मैं अपने अध्ययन कर करके हर चीज़ को अमृत की भांति ये सारी चीज़ें लेके आपके लिए आ रहा हूँ। तो इस चीज़ का जरूर मान रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, भारत में जंगली गधे की प्राकृतिक निवास कहाँ है या कहाँ पाए जाते हैं। गिरवन में, सुंदरबन में, कच्छ के रण में और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो ये जो जंगली गधे हैं ये हैं कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। आइए 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। कुछ देर पहले हमने बाघ को जाना था ना, बाघ को, वो कब हुआ था, 1973 में। तो ये कब है, 50 में, 63 में, 47 में, 15 अगस्त 63 में। ये जो है आपको 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना गया था और इसके 10 साल बाद आपको बाघ को माना गया राष्ट्रीय पशु। 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर। क्लियर है, यहाँ बाघ माना गया। ठीक है, ठीक है, वो 1973 का साल हो जाएगा। तो इसको याद है, मोर को 63 में पहले मोर नाचा, उसके बाद बाघ की बारी आई। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21, भारत में बाघ परियोजना, बाघ बचाओ परियोजना ये है। बाघ परियोजना इससे हम लोग बहुत परिचित हैं। कब, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था, जब बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था तभी क्या हुआ था, तभी आपको बाघ परियोजना शुरू की गई और बाघ को राष्ट्रीय पशु बना दिया गया ताकि ये बचा रहे। उसके बाद आता है भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई। भारत में हाथी परियोजना आपको 72 में, 83 में, 92 में या 96 में। तो भारत में हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर पर, पिनटेल बतख, कार्लिए, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट जैसे पक्षी प्रत्येक वर्ष किस मौसम में हमारे देश आते हैं।
गर्मी में, सर्दी में, वर्षा या शरद में। तो हमारे यहाँ ये जो पक्षी हैं सर्दी में हमारे यहाँ आते हैं। क्लियर है? कब आते हैं? सर्दी में आते हैं। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? खारे जल में, साफ जल में, प्रदूषित जल में, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंग्रोव जल जो है, आप मैंग्रोव वन जो है ये खारे जल में होते हैं। कहाँ होते हैं? खारे जल में पाए जाते हैं, न कि साफ और न कि आपको प्रदूषित जल में। कहाँ पाए जाते हैं? ये खारे जल में। क्लियर है? चलिए अगला है 25वां प्रश्न। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून कह रहा है स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है स्थल से, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। कहाँ से? समुद्र से आपको स्थल की ओर बहती हैं। क्लियर है? चलिए यही है, इतना ही प्रश्न। और ये जो 9 वीडियो मैंने 30-30, 20-20, 25-25 क्वेश्चन करके मैंने आपको छठे क्लास की सारी एमसीक्यूज हर एक क्षेत्र को मैंने छुआ है। आशा है आपको इससे लाभ होगा। आप इसे नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि वीडियो में की जा रही एक्सप्लेनेशन को जरूर सुनिएगा, ताकि एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न जो निकलते हैं उसको आप कीजिएगा। एक प्रश्न से और भी कई प्रश्न बन सकते हैं, आप चाहें तो उससे बना सकते हैं। आप सबको इसको नोट कीजिएगा। और जो जो बाकी बचे हुए वर्ग के विषय के प्रश्न हैं वो सब कुछ आ रहे हैं और कुछ धीरे धीरे आपको मिलेंगे नज़दीक के दिनों में, और आपके परीक्षा से पहले वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, पसंद आया है, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है, मेरी मेहनत सार्थक तभी होगी जब उसको लाइक करेंगे। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है। सब्सक्राइब करिएगा तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।